हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने जाना था महिलाओं से संबंधित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों के बारे में। अब आज हम देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों के बारे में जो कि महिलाओं से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A क्या कहता है। अनुच्छेद 39A कहता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा। मतलब कि जो आजीविका के साधन होते हैं तो उसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से अधिकार उसमें होगा। फिर अनुच्छेद 39D कहता है पुरुषों और महिलाओं को समान ही कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जैसे कि एक जो पुरुष है वह टीचर है और एक महिला भी टीचर है, तो दोनों टीचरशिप ही कर रहे हैं, दोनों मतलब पढ़ा ही रहे हैं स्कूलों में, तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये महिला है कि ये पुरुष है। अब इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 कहता है प्रसूति सहायता के लिए कि महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि एक महिला कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसे वहाँ से छुट्टी दी जाएगी। स्कूल में है तो 6 मंथ की, जहाँ तक वो मुझे पता है कि उन्हें प्रसूति सहायता दी जाती है। और जैसे कि आम जो महिला है उसे भी सहायता दी जाती है मातृत्व वंदना के आधार पे, या और भी बहुत सी सहायता है जो प्रसूति सहायता के रूप में दी जाती है। तो यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है ना दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य पोषण, रहन सहन और स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करेगा। जो राज्य है वह पोषण, रहन सहन और स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करेगा। यह राज्य का काम है, ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है। अब मौलिक कर्तव्यों में भी महिलाओं के लिए क्या अनुच्छेद दिए गए हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51A ही दिया गया है, जिसमें महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग की बात की गई है कि महिलाओं के सम्मान में अगर कोई अपमानजनक प्रथा कोई गाँव में चल रही है तो उसके लिए उसका त्याग किया जाएगा, या राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो महिलाओं के हित के लिए जो अधिकार हैं उनके बारे में। अब हम जान लेते हैं अन्य अधिकारों के बारे में। और दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में विधायिका को 3 स्तरों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय प्रशासन स्तर। तो जो स्थानीय प्रशासन स्तर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। वह है एक है ग्रामीण और एक है शहरी। ग्रामीण और शहरी 2 स्तरों में बांटा गया है हमारे जो स्थानीय प्रशासन है इसको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में 33% जो आरक्षण की बात इसमें कही गई है, 1/3। जैसे लोकसभा में मान लीजिए कि 543 सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। तो ये इसमें बताया गया है। जो मैं ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ है इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से यह पेश किया गया है। यह बिल जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि विधि एवं न्याय मंत्री हैं, उनके द्वारा पेश किया गया। यह बिल पेश किया गया है 19 सितंबर 2023 को और पारित हुआ है यह 20 सितंबर 2023 को। और दोस्तों यह लागू कब होगा, तो लागू ये होगा जनगणना और परिसीमन आयोग के गठन के बाद। मतलब कि जहाँ तक लगता है कि 2026 के बाद ही यह लागू हो जाएगा। तो और रही बात स्थानीय प्रशासन की, तो यहाँ पर पहले से ही जो महिलाएं हैं तो महिलाओं को यहाँ आरक्षण पहले से ही प्राप्त है ना। तो महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं
ने लोकसभा में संविधान संशोधन में 4 संशोधन किए हैं, ये याद रखिएगा। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो जिनके बारे में इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन हुआ है, तो वह अनुच्छेद है, पहला संशोधन हुआ है आर्टिकल 239 में। तो 239 में ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया है या सुनिश्चित किया गया है। अब दूसरा संशोधन किया गया है, तो दूसरा संशोधन है आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, और जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है ना। और जो तीसरा संशोधन बिल है क्लॉज 4 के अनुसार, तो संविधान के आर्टिकल 33(2) में के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसमें राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात कही गई है ना। तो इसमें ये राज्य विधानसभाओं के लिए कही गई है। और जो 330 में धारा 33A जोड़ा गया है, इसमें लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 239A में 239AA जोड़ा गया है, उसमें नेशनल कैपिटल दिल्ली असेंबली की बात कही गई है। तो यह हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है। और क्लास 5 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 33(4) के बाद नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा, और इसके बाद समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो इस तरह से अब महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में भी आरक्षण प्राप्त हो चुका है, जो कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी डेट और इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दिया है, यह आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में ज़रूर ही इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल मैं और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके लिए आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो इसी का लाऊँगी, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो अभी हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।